हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास बिजनेस स्टडीज़। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोई भी मैनेजमेंट जब किया जाता है तो उसका कुछ की पॉइंट रहते हैं, जिन की पॉइंट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हम करते हैं। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस के एंड में हमको कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, और जब तक उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर लेते, मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं बचता। तो मैनेजमेंट का एक प्रॉपर वे है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो अभी मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें पूरे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को कैटेगराइज कर दिया गया है। अभी फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अभी अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज को, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या फिर पूरे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 लोगों के लिए वर्क करता है, या फिर हम बात करें कि 3 उसके मेन टॉपिक रहते हैं, 3 मेन फॉर्म्स रहते हैं जिसके लिए उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती है। पहला जो है सेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के लिए कुछ काम करता है। दूसरा सोसाइटी के लिए, और थर्ड वन इज योर पर्सोनल, या फिर ये बात करें कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके लेबर के लिए, या फिर उसके जो भी उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके लिए। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव विच व्हेन अचीव्ड इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। दीज ऑब्जेक्टिव आर सेट ऑफ इकोनॉमिक नेचर। इसे हम इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही रहता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में किसी भी टारगेट को कंप्लीट करना। आर सेट इन 3 टर्म्स। अब इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, दूसरा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, और थर्ड यह है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम फर्स्ट बात करते हैं सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव की। तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व इंश्योरिंग एक्सिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसके जो कुछ पर्पस रहता है, या फिर बात करें कि उसकी जो फर्दर कुछ मोटिव रहता है, वो हमेशा इस तरह से रहता है कि लॉन्ग टर्म तक मार्केट में हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लाइक हमें कुछ एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करना है, जिन एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए हम मार्केट में अपनी बहुत लंबे टाइम तक, एक लंबे पीरियड तक अपनी एक इमेज को मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट है आपका सर्वाइविंग, जिसमें सर्वाइविंग ऑब्जेक्टिव के बारे में हम सोचते हुए सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई भी हम ऐसा टर्म ना करें, कोई भी ऐसी सिचुएशंस ना क्रिएट हो जिसकी वजह से हमें मार्केट से आउट होना पड़े। तो हमारा जो भी मेन फोकस रहता है वो प्रॉपर रहता है कि हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ। Survival objective is the basic objective of any organization, because without achieving this objective, other 2 objective are meaningless. अगर आप मार्केट में टिके रहने की बात नहीं करते, लॉन्ग टर्म एक्सेसेंस की बात नहीं करते, तो आप प्रॉफिट एंड ग्रोथ जो है वो नहीं अचीव कर सकते। मतलब कि फर्स्ट आपका जो सर्वाइविंग ऑब्जेक्टिव है वो मेन है। जब तक आप सर्वाइवल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, मैनेजमेंट एम्स एट एंश्योरिंग कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे अप्रोप्रिएट एक्शंस को लेते हुए हमारा मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट वे रहता है, नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, हम उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सर्वाइवल। आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया, तो आप पहले ये सोचते हो कि कैसे भी हम मार्केट में हमारे जो भी एक्शंस हो, जो भी हमारी क्रिएटिविटीज़ हो, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो, या फिर जो भी हमारा प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस इस बेस पर फिक्स होना चाहिए कि हम मार्केट में लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट हो सकें, और वो एक्सिस्टेंस हमारे लिए मैटर करती है। क्योंकि जब तक हम मार्केट में एक अपनी इमेज नहीं बना पाएंगे, एक लॉन्ग टर्म तक अपनी सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचेंगे, हम ना तो प्रॉफिट कर सकते हैं और ना ही ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर्वाइवल का मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल होती रहें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक नीड्स जो हैं वो
फुलफिल होती रहे, लाइक उसके जो भी उसका स्टोर का रेंट है वो निकलता रहे, उसका लाइट का चार्ज, वाटर चार्ज, या फिर उसको इतना प्रॉफिट होता रहे कि आप आराम से अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है और उसका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए कि उसको कोई भी आकर के मार्केट से आउट ना कर पाए। तो उसके जितने भी प्रोस्पेक्टिव रहते हैं, जितने भी एक्शंस रहते हैं, वो ये सेट ऑफ मतलब ये टारगेट से रहते हैं कि मार्केट में हमें पहले लॉन्ग टर्म तक टिकना है। आपने आज एक ऑर्गेनाइजेशन सेटल किया, आपकी जो एक्शंस हैं, आपकी जो रिएक्शंस हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो इस बेस पर नहीं है कि लोग आपको प्रेफरेंस दे पाएँ या फिर पीपल आपको प्रेफरेंस दे पाए और आप मार्केट से एकदम से आउट हो गए। तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आप लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करने के पर्पज से जा रहे हो। फर्स्ट क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहला जो सब ऑब्जेक्टिव है जिसे हम सर्वाइवल बोल रहे हैं या फिर जिसको हम सर्वाइवल के वे में बात कर रहे हैं, तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव या फिर सर्वाइविंग ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन है कि बिना सर्वाइव के आप अपना प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि कैसे भी हमको कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टिव्स को फॉलो करना है, कुछ ऐसी सर्कमटेंसेस क्रिएट करनी है कि हम मार्केट में एक अच्छे गुडविल, एक अच्छी इमेज और एक अच्छा लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशन जो है कस्टमर्स के साथ में एंजॉय कर पाएँ। तो पहला मोटिव, मेन फोकस, मेन टारगेट या फिर बात करें कि मेन एम जो रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में सर्वाइव करना रहता है कि हम कैसे मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। और सर्वाइव करने के बाद ही हम हमारे जो नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट हैं प्रॉफिट और ग्रोथ की, वो बात कर सकते हैं। जैसे लिखा है ना कि बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस मैनेजमेंट एम्स एट एंश्योरिंग कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम जब तक अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लेंगे, हम आगे की एक्सिस्टेंस को नहीं इमेजिन कर सकते कि हाँ हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हम मार्केट में रहेंगे भी या नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सर्वाइवल, आफ्टर सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का कि सब कैटेगरीज में पहला जो आपका कैटेगरी था वो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव था, सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो विदाउट, ये तो क्लियर हो गया कि विदाउट सर्वाइविंग के हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। मान लो कि अगर मेरी कुछ बेसिक नीड्स को मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो क्या मैं सोच सकती हूँ कि मेरे को ह्यूज प्रॉफिट हो जाए या फिर मेरी जो सैलरी है वो हाइक हो जाए। मुझे इतना चाहिए कि मैं कैसे भी मार्केट में एग्जिस्ट कर जाऊँ, मार्केट में एंटर कर सकूँ और अपने जो एक पैर है वो मार्केट में जमा सकूँ। तो ये हमारी हो गई सर्वाइव नीड। सेकेंड है हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइव की बात कर चुके हैं या फिर हमने कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी प्रोस्पेक्टिव्स को प्रिपेयर किया है या फिर कुछ ऐसी मार्केट स्ट्रेटेजी प्लान की है कि किसी भी तरह से हमको कोई भी मार्केट से आउट नहीं कर सकता, अब हमको मार्केट से कोई निकाल नहीं सकता। तो जब हम मार्केट में एग्जिस्ट हो जाते हैं, मार्केट में अपना एंटर कर लेते हैं, मार्केट में एक तरह से फिक्स हो गए, स्टेबल हो गए, तो हमारी सेकेंड ऑब्जेक्टिव बनती है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट का आप हमेशा से अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करके और आप सोचो कि मार्केट में मैं लॉन्ग टर्म तक रह सकूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बिजनेसमैन हो, आपका प्रॉफिट जो है मेन मोटिव रहता है, प्रॉफिट के साथ आपकी बाकी एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मेन है। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा बिजनेस प्लान नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक रिस्क इन कंडक्टिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा पहले भी फीचर्स में या फिर मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट में मैंने क्लियर किया था कि प्रॉफिट एंड रिस्क, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम वे हैं एक बिजनेस के, कि अगर आप प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो तो आपको रिस्क के बारे में भी कुछ प्रोविजंस करने होंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो कहीं ना कहीं अपने रिस्क को कंडक्ट करता है, रिस्क बेयर करने की एक अपने अंदर पावर लेकर के आता है कि जब वो रिस्क बेयर करेगा तभी उसे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग सच अ रिस्क। जब वो बहुत सारे
वेरिएशंस के रूप में रिस्क को बेयर करता है, और जब वो 2-4 बार रिस्क बेयर करेगा तो एट द एंड उसे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो रिस्क का रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड होगा कि अगर मैंने लंबे टाइम तक हानि सही है तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, एक ना एक दिन मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क का रिवॉर्ड रहता है। प्रॉफिट इज द रेजिडुअल ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड लेस cost of various types. In fact, this profit itself a source of survival for an organization. कि जब हम लंबे टाइम तक सर्वाइविंग की बात कर रहे हैं, हम लंबे टाइम तक लॉस को रिकवर कर रहे हैं या फिर लॉस को बेयर कर रहे हैं, तो एट द एंड हमको प्रॉफिट होना है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं हमारा रेजिडुअल ऑफ रेवेन्यूज़ रहेगा, कि कहीं ना कहीं वो हमारे लॉस का रिवॉर्ड होगा। जिस लॉस को हमने बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करके बेयर किया है, उस लॉस को बेयर करने के लिए हमारे पास पावर कब आएगी? जब हमको प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट जो होता है वो रिस्क को रिकवर करने के लिए रहता है। तो प्रॉफिट का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लेकिन प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब आपने सर्वाइविंग स्टेज को फुलफिल कर दिया है, सर्वाइविंग स्टेज को कंप्लीट कर दिया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव कि आपने अपनी सर्वाइविंग स्टेज को फुलफिल किया हो, कंप्लीट किया हो। सेकेंड है आपका प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट के बारे में तभी इमेजिन कर सकते हो जब आपने सर्वाइविंग कर ली हो, और प्रॉफिट का होना भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप लॉस को रिकवर नहीं कर सकते, आप अपनी लॉस के लिए प्रोविजंस नहीं रख सकते अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी हमारी इनकम होती है उस सारी इनकम को हम खर्च नहीं करते, या फिर हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे और सारे प्रॉफिट को या फिर सारी जितना भी उनका रिवेन्यूज़ रहता है वो उसको सबको एक्सपेंड नहीं करते। वो क्या करते हैं, कुछ अपने फ्यूचर के लिए, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए सेव करके रखते हैं। तो वो क्या है हमारा, वो कब पॉसिबल है? जब हमको प्रॉफिट होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें लाइक मैंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती है, जैसे हमारा ऑनर फंड और हमारा बोरोड फंड। तो जितना भी हमने बोरोड फंड है, लास्ट मानो कि लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर जो था वो 1 करोड़ था, तो हमने जितना भी हमारा बोरोड फंड है उसको पे किया, देन अपने जो भी हमारे ऑनर्स फंड है उनको पे किया, फिर हम कुछ उसकी जो भी अमाउंट, उसकी एक फिक्स अमाउंट जो होती है वो हम आने वाले टाइम के लिए रख देते हैं। तो वो जो रखते हैं, जो सेव करके रखते हैं, वो हम किस लिए रखते हैं? ताकि आने वाले टाइम में हमारा जितना भी लॉस जो है उसको उससे हम रिकवर कर सकें। ग्रोथ, अब प्रॉफिट हो गया। अब जितना भी प्रॉफिट रहता है, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को बिजनेसमैन जो होता है कुछ ना कुछ सेव करके रखता है, और ये सेव करने से क्या होता है कि आने वाले टाइम में जब भी हमको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा, अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी होगी, अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा, तो हम कैसे भी उसको बढ़ा सकते हैं। तो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास अगर आपने प्रॉफिट को सेव करके रखा है तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ग्रोथ इज अ नेचुरल फोनेमन इन अ सोसाइटी। मतलब कि एक टाइम के बाद अपने बिजनेसमैन को चाहिए कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, और जब तक वो एक्सपेंड नहीं करता तो वो एक अच्छा साउंड, मतलब एक अच्छा साउंड नहीं करता। अगर आपने अपने बिजनेस को एकदम से बहुत टाइम से कांस्टेंट रखे हुए हो तो आपकी जो एक इमेज है या फिर आपका जो एक साउंड है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल। जो भी ग्रोथ होती है वो कैसे मेजर की जाती है? अगर आपकी सेल बढ़ी, आपका प्रॉफिट बढ़ा, आपकी एसेट्स बढ़ी, तो इन टर्म्स में आपकी ग्रोथ को जो है वो मेजर किया जाता है। मान लो कि आपके पास पहले एक बिल्डिंग थी, आपने दूसरी बिल्डिंग ज्वाइन कर ली, या फिर बात करूँ कि आपके पास एक ही डिपार्टमेंट था, आपने उसके सब डिपार्टमेंट्स अपने ही एरिया में खोल दिया। तो ये भी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव का पार्ट है कि आपने पहले सर्वाइव किया, देन आपको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के पैसे को आपने कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जिस इन्वेस्टमेंट को आप मेजर कर सकते हो कि हाँ, मेरा पहले जो लेवल था वो इतना था और अब का जो लेवल है वो इतना है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व, ये ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फ ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सोशल जो वो सोसाइटी के लिए करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू सोसाइटी। An organization is an organ of the society and has social objective which a management has to achieve. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी सोसाइटी का एक ऑर्गन माना जाता है। अगर किसी भी सोसाइटी में, समाज में कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूरे सोसाइटी के व्यूज़ को, उसके पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर सकता है। अब कैसे चेंज कर सकता है? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो उसकी अपनी सराउंडिंग्स के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, या फिर बात करें अपनी सोसाइटी के लिए, कुछ उसकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं, और वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे वो विदाउट किसी प्रॉपर या फिर
अपने सेल्फ मोटिव के बिना उसको फुलफिल करता है, उसको कंप्लीट करता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस टू कस्टमर। मान लो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई बिजनेस है, तो आपकी अपनी सोसाइटी के लिए पहली ड्यूटी क्या बनती है कि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है रीजनेबल प्राइस पर कस्टमर्स को दो। सेकंड, फेयर डीलिंग विद सप्लायर्स, डीलर्स एंड कंपटीटर्स। आपके जो सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, उनके साथ आपकी जो डील हो वो फेयर हो। लाइक कंपटीटर, तो यहाँ पर मोनोपोली नहीं होना चाहिए। मार्केट में जो रेट चल रहा है आपको वही पे करना होगा, वही रेट आप भी अप्लाई कर पाओगे। सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट करना, आपके जितने भी डीलर्स हैं उनके साथ में एक हेल्दी बॉन्डिंग को मेंटेन करना। थर्ड, ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस। आप जो भी टैक्सेस पे करते हो उसके लिए आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब आप बिल्कुल ईमानदार होकर के बिना किसी भी टैक्स का एविजन किए आप उसको पे कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेजेस पीपल। आपके एरिया में जितने भी डिसएडवांटेजेस पीपल हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी रूरल एरिया में बने होते हैं, तो रूरल एरिया में बनाने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रूरल एरिया में इस्टेब्लिश करने का क्या मोटिव रहता है कि वहाँ पर उनको कम वेजेस पर अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, कम सैलरी पर उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। तो जो भी आसपास के डिसएडवांटेजेस लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सेटिंग अप स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, क्रीचेस इन द एरिया, ऐसे बहुत सारे मतलब आप कंटेंट जो है वो ला सकते हो। जैसे आपने स्कूल खुलवा दिया, कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, जिससे कि वहाँ के आसपास के लोगों को कुछ प्रॉफिट मिल सके। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंटल बैलेंस, कि अगर आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उस एनवायरनमेंट को प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखो। लाइक अगर आपने कुछ आपकी जैसे डंपिंग का है, तो अगर आप डंपिंग कर रहे हो तो कुछ उस डंपिंग से उभरने के तरीके भी ढूंढो, ठीक है। प्रिजर्विंग सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़, आपकी जो भी सोशल और एथिकल वैल्यूज़ है उसको प्रिजर्व करना। आपसे कोई भी ऐसा काम ना हो जो कहीं ना कहीं आपकी मोरल वैल्यूज़ को डाउन करता है। क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द नेशन, आप अच्छे से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, जिससे कि प्रॉफिट जो है आपके नेशन की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव हुई। अब थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ें मेन होती हैं, मैन, मटेरियल और मनी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत मनी है ना, चलेगा। आपके पास मटेरियल कम है, चलेगा। लेकिन अगर आपके पास मेंस अच्छे नहीं है, अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, तो नहीं चलेगा। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो आपकी पर्सोनल्स के लिए होती हैं, कर्मचारियों के लिए होती हैं। और ये कर्मचारी जब खुश रहेंगे तब अपना 100% देंगे। उनके एफर्ट्स आपको तब दिखेंगे जब आप अपनी तरफ से उनको खुश रखोगे। अब उनको हम खुश कैसे रख सकते हैं? फेयर एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क परफॉर्म। उन्होंने जो भी काम किया है उसके लिए फेयर रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देना। कॉन्जीनियल वर्किंग कंडीशंस, उनके साथ में एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस को क्रिएट करना। लाइक उनके लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना या फिर उनकी वैल्यूज़ को समझना। रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी, सबसे पहले उनकी जॉब को सिक्योर करना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर अपनी जॉब को लेकर के इनसिक्योर रहेंगे तो वो अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहना और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना। टाइम टू टाइम उनके प्रमोशन के बारे में सोचना। अगर आप एक ही एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म से आप एक ही जॉब पोजीशन पर फिक्स किए हुए हो तो उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ मुझे यहीं रहना है। तो टाइम टू टाइम उसकी जॉब को प्रमोट करते रहना, उसकी जो जॉब पोजीशन है उसको चेंज करते रहना। रिकग्निशन ऑफ गुड वर्क डन, अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको रिकग्नाइज करवाना। लाइक आपने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सेलेक्ट कर लिया या फिर किसी भी कुछ लोगों के ग्रुप में उसको रिवॉर्ड कर दिया या फिर आपने उसकी तारीफ़ कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को खुश रखती हैं। तो इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्फ के लिए भी कुछ करेगी, जिस सोसाइटी में रहती है वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करेगी, लेकिन मेंस जो है वो मेन उसके मेजर पॉइंट हैं। मेंस को खुश रखना भी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है, और वो क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तभी वो अपना 100% देंगे, और जब वो अपना 100% देंगे तभी आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आप लोगों के। और सोशल ऑब्जेक्टिव,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्फ मोटिव के लिए करती है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो बिना किसी प्रॉफिट के जो सोसाइटी के लिए करती है, मतलब उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और थर्ड जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करती है। ओके बाय।